हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हरीश फिजिक्स एकेडमी। हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर किए हैं जिसमें हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, अब जिसमें बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस किया है और उसके एग्जांपल डिस्कस किए थे। तो अभी दूसरे लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो अभी जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हम 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। जिसमें अभी जैसे न्यूटन का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो हम जैसे फर्स्ट लॉ पे एक वीडियो बनाएंगे, सेकंड लॉ पे एक, थर्ड लॉ पे एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम अपना लेक्चर डिवाइड करके रखेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। तो जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है भाई, आया क्यों? ये आया क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ देख लो, जो यहाँ जो मोशन लिखा हुआ है इस पर हमने एक इंडिविजुअल चैप्टर था, मतलब ये खुद में ये जो मोशन ऐसे लिखा है ना, ये वर्ड है, इस पर इंडिविजुअल खुद एक चैप्टर था जो हमने पिछले सारे 7 लेक्चर में समझा ये मोशन के बारे में, जिसमें हमने रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारी चीज़ें हमने मोशन चैप्टर में सीखा था। तो जो चीज़ें वहाँ पे सीखा था वो भाई वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसका पीछे क्या फिजिक्स क्या है, जो हमने वहाँ पे सीखा था इस मोशन चैप्टर में, तो वही हम सीखने वाले हैं भाई। न्यूटन ने कुछ तो लॉ बनाए हैं, कुछ तो नियम है दिए हैं मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है तो उस पर भाई कुछ लॉ अप्लाई होता है, कोई ऐसे ही नहीं होता है, उस पर कुछ लॉ है। तो किन्होंने दिया? न्यूटन जी ने दिया था। तो ये मोशन के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स हम मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी क्या है कि न्यूटन लॉ क्या बनाए उस मोशन के लिए, मतलब जो वहाँ बॉडी मूव हो रहा था यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में, जो भी था, जो भी कंडीशंस था वहाँ पे, तो उसके जो लॉ हैं वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो जैसे बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो 1686 में न्यूटन जी ने ये लॉ ऑफ मोशन दिए। तो ये लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है, यदि कोई बॉडी फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका जो एक प्रिसाइज डेफिनेशन भाई स्टेटमेंट जो मिलता है वो ये लॉ ऑफ मोशन में बताता है। तो हम क्या करेंगे, आज पढ़ते किससे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ऐसे। तो हमें शुरुआत किससे करना है? पहला है आज का न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये जो मोशन है इसमें हम ये जो मोशन है ये सारा ड्रामा भाई मोशन का ही है, मतलब इसको ही, मतलब इसके लिए पूरा कायदे कानून न्यूटन जी ने बनाया है। ये जो मोशन है ये इसके लिए ही न्यूटन जी ने पूरा कायदे कानून बनाया है, क्या करना है भाई आपको, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसका हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, फिर बाकी में एग्जांपल कंसिडर करके आगे बढ़ते। तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है तो वो क्या बोलता है, इफ एनी बॉडी continuous in state of rest or uniform motion straight line, जैसा कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, unless an external force act on it, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एनी बॉडी कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, मतलब जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तब तक वो उसी कंडीशन में रहेगी। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है,
यहाँ पे टेबल है हमारे पास के टेबल के ये पैर हो गए, ठीक है। अब इस पर टेबल क्या है, एक बुक रखी है यहाँ पर, टेबल पे क्या रखी है, बुक रखी है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक है, ठीक है। अभी ये बॉडी क्या है, अभी ये बुक क्या है, टेबल क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है, ये अपने आप तो घूमने मूव होने वाली नहीं, तो ये अपने आप उठ के तो यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है, ये यहीं पर रेस्ट में रहेगी। तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई इसको बाहर से अपना मतलब हाथ से उठा के दूसरी जगह नहीं रखता, जब तक कोई यहाँ से उठा के लेके नहीं जाता है हाथ से। तो जब कोई उठा के लेके जाएगा तो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता है। तो जो पहले कंडीशन क्या है, ये रेस्ट में है। यदि कोई उसको उठा के ले जाता है क्या हो जाता है, ये मोशन में हो जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई बाहर से उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये अपने आप उठ के नहीं जा रही है। तो इसमें ये बुक अपने आप से हिलेगी भी नहीं, अपने आप से बुक यहाँ से हिलेगी नहीं। क्या हो रहा है फिर, इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, बुक को उठा रहा है और लेके जा रहा है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से मोशन यही पता चल रहा है। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कोई इस पर बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अभी क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अब हम देख लेते भाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये भाई इनर्शिया का क्या रोल है। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अभी तो हमने क्या समझा भाई, स्टेटमेंट समझा, अब क्या है उसका एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया है। अभी जिसमें गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या, अभी इनर्शिया नया टर्म क्या आ गया है वो हम समझ के लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से इसको ये हो गया। तो अभी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलेंगे, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनर्शिया को समझ लेते हैं, तो बाकी चीज़ तो हम बाद में ही समझेंगे। इनर्शिया, ठीक है। अभी इनर्शिया क्या डिफाइन कर सकते हैं, एनी बॉडी हैव टेंडेंसी टू अपोज any change in its state of rest or uniform motion। ये तो ये इनर्शिया का डेफिनेशन हो जाता है, एनी बॉडी हैव टेंडेंसी टू अपोज और चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी क्या है, इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इसको क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन रेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, तो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरा जो हमारा होता है, ये दूसरा वाला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन in straight line tends to continuous uniform motion। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन, उसमें इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी जो अगला टॉपिक है इसका ही है मास ऑफ इनर्शिया। तो कैसे जो हमारा ये जो बॉडी मूव हो रहा है वो कैसे मास पर डिपेंड करता है, मतलब भार है जो, तो उस पर कैसे डिपेंड करता है। अभी तक तो हमने भाई सिर्फ मोशन ही पढ़ा था, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा फिर, भाई नहीं मोशन के कुछ लॉ हैं, तो जिसमें हमने पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है।
जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, भाई बॉडी अगर किसी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मूव हो रही है तो मूव ही होती रहेगी जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। यदि कोई बॉडी मूव हो रही, जब तक उसको ऐसे सामने से आगे रोकते नहीं हम, तब तक वो रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू मूव होती रहेगी। जब कोई बॉडी की जगह पर रखा पड़ा है या कोई चीज़ है यहाँ पे, जब तक उसको हम बाहर से उठा कर कहीं एक जगह दूसरी जगह नहीं मूव करते, तब तक वो मूव नहीं होगा। ये हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, ठीक है। तो अभी इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दूसरी एक टर्म और आ गया था, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया। अभी तो उसमें हमें ये नया वर्ड सुनने को मिला, भाई अभी इनर्शिया क्या है। अभी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ से आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, उसके बाद इनर्शिया। तो इनर्शिया का हमने डेफिनेशन देखा, भाई इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इनर्शिया जब देखा, उसमें पता चला भाई दो टाइप के भी होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो दोनों पढ़ा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये यहाँ पढ़ा, ये इसको यहाँ से ये पढ़ा। तो अभी वापस क्या पढ़ेंगे, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी गैलीलियो ने क्या लॉ दिए हैं, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में गैलीलियो ने क्या लॉ दिए हैं। तो उससे पहले हम एक और कंसेप्ट है जो समझ लेते हैं कि कैसे कोई भी बॉडी मूव हो रहा है तो उसका जो ये इनर्शिया है तो कैसे मास पे डिपेंड करता है, क्या करता है, कैसे मास पे डिपेंड करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो क्या है, मास एज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारा अगला है, मास एज मेजर ऑफ इनर्शिया। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई है तो दूसरी जगह पर कोई खड़ा है, ठीक है। वो क्या क्या, उसके हाथ में एक फुटबॉल है और एक पत्थर है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल पत्थर दोनों फेंक के मेरी तरफ है मारते हैं। वो क्या करते हैं, फुटबॉल को भी और पत्थर को एक साथ क्या करते हैं, फेंक के मारते हैं, ठीक है। तो वो मेरे साइड आ रहा है। अभी जो पत्थर है उसका जो मास है उसका ज़्यादा है, जो फुटबॉल का मास क्या है, कम है। तो अभी जो फुटबॉल क्या होगा, वहाँ जब कोई फेंकेगा मेरी तरफ से, फुटबॉल आते आते मेरी तरफ से थोड़ा बहुत जैसा धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जो पत्थर है क्या होगा, वो जो वहाँ जितना तेज़ फेंक के मारेगा, तो फुटबॉल कंपेरिजन क्या होगा, उसकी जो 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 बहुत कम धीमा होगा, जबकि फुटबॉल क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। मेरे पास आते आते क्या स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन जो पत्थर है वो नहीं होगा, पत्थर तो तेज़ी से ही आएगा, बस हल्का सा खाली उसका स्पीड कम होगा। तो इसमें क्या है अपना, अभी इससे क्या कह सकते हैं कि यदि किसी बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो इससे क्या पता चलता है, मास एज मेजर ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा, अगर लार्जर मास होगा तो क्या होगा, लार्जर इनर्शिया होगा। लार्जर मास होगा तो लार्जर इनर्शिया होगा। स्मॉलर मास होगा तो स्मॉलर इनर्शिया होगा। स्मॉलर मास होगा तो स्मॉलर इनर्शिया होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो हमारा इनर्शिया है, इनर्शिया जो है किस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, उसका मास कितना है। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है इनर्शिया कम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है वो हम देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये ए बॉडी कंटिन्यूअस मूव with uniform velocity a body continuous move with uniform velocity if no external force act on it, ठीक है। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं, एक बॉडी कंटिन्यूअस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब क्या है, यदि कोई बॉडी कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव हो रहा है तो मूव ही होगा। कब होगा, यदि कोई इसमें बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है।
तो ये सब 3 चीज़ मेरे पास है। तभी मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ये है मेरा ग्लास है तो मैंने इस पर पेपर रख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास जो कॉइन था, मैं इस पर कॉइन को यहाँ पे ऐसे रख दिया ये ग्लास पे, ठीक है। अभी देखो ये मैंने ऐसे रख दिया, ये मैंने देखो ये कैसा कॉइन है, ऐसा पेपर है, ऐसा रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अभी मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। मैं फोर्स कहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये पेपर पे अप्लाई करूँगा, कॉइन पे अप्लाई नहीं करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, ये फोर्स अप्लाई करता हूँ पेपर पे, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉइन नीचे गिर गया। वापस करते हैं, ये मेरा ग्लास हो गया। अब मैं इस पर क्या किया, कॉइन रख दिया मैंने ये, ठीक है, इस तरह से ऐसे। अभी मैं क्या करता, मैं पेपर को पकड़ता हूँ, अपनी तरफ ऐसे खींच लेता हूँ। ये क्या करता हूँ, पेपर को पकड़ के अपनी तरफ से खींच लेता हूँ। तो मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, किस पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये पेपर पर अप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं ये क्या किया, ये खींच लिया पेपर। अभी क्या हो रहा है, जो कॉइन हो रहा है वो ग्लास में गिर जा रहा है। वो पेपर के साथ क्यों नहीं आ रहा है, कॉइन हमारा पेपर के साथ क्यों नहीं आ रहा है, वो नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि अभी जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो इस पेपर पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस पेपर पे अप्लाई कर रहा हूँ, ना कि कॉइन पे। कॉइन कैसा, रेस्ट में था। कॉइन क्या है, रेस्ट में था। जब पेपर मैं वहाँ से निकाल लिया, उस पर कोई मोशन आया ही नहीं, वो तो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा ना, तो इसलिए वो नीचे गिर गया। और अभी हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है वो डेली लाइफ में कैसा यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। ये मतलब हम अभी मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन जैसे हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, मोशन हर जगह पे है। हम कहीं स्कूल चल के जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम कहीं कुछ भी काम करते हैं तो मोशन वहाँ पे होता है। तो मोशन फिर क्या है, लॉ ऑफ मोशन बना। तो अभी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये डेली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, हम देख 2 एग्जाम्पल समझेंगे। हम क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, जो हम अपने डेली लाइफ में अक्सर वो ऑब्जर्व करते हैं, हमारे साथ ऐसा घटनाएं होती रहती हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो जैसे कि आप कभी बस में बैठो, आपने एक्सपीरियंस किया, अगर बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, बस अगर अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो आप ऐसे नीचे की तरफ, पीछे की तरफ आप गिर पड़ते हो, आप ऐसे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बस सडनली स्टार्ट होती है, आपका जो पैर, आप जब बैठे हो ऐसा, क्यों, अगर आप जैसे जब आप स्ट्रेट लाइन में से बैठे हो, आपका जो पैर है कांटेक्ट में किससे, बस के सरफेस पे। बस अचानक से स्टार्ट होती है ना, तो आपका जो पैर है उसको क्या पता चलता है, मोशन में है। लेकिन जो आपकी ऊपर की बॉडी है वो क्या है, रेस्ट में रहती है। वो क्या रहती है, रेस्ट में रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, और जो नीचे की बॉडी क्या है, मोशन में है, ऊपर की बॉडी जो आपकी क्या है, रेस्ट में है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब बस सब स्टार्ट होती है तो क्या होता है, उसमें आज आपको पीछे की तरफ आप पीछे गिर पड़ते हो। तो ये क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पहला एग्जाम्पल था जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का, जो डेली लाइफ में कैसे होता है। अभी क्या करते हैं, यही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आप बस में ही बैठे हैं अभी अब तक क्या है, बस से उतरे नहीं है, अभी बस स्टार्ट हुई तो आपको ऐसा फील हुआ, ठीक है। अब वही केस दूसरा ले लेते हैं। अगर बस चल रही है तो क्या है, आप ऐसे बस में बैठे हो, तो आपकी बॉडी क्या है, पूरा वो भी बस के साथ, वो भी मोशन में है। अगर अचानक से बस रुक जाती है, बस रुक जाती है, तो क्या करते हो आप, ऐसे आगे की तरफ ऐसे गिर पड़ते हो, तो आपका ये माथा दे टकराता है सामने वाली सीट में, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बस चल रही थी तो आपकी जो पूरी बॉडी थी किस में थी, आपकी बॉडी किस में पूरा थी, वो भी मोशन में थी बस के साथ। लेकिन जब अचानक से उसमें जब इसे ब्रेक लगा, जब अचानक से बस रुकी, पैर था वो बस से कांटेक्ट था, तो जब बस अगर रेस्ट में आ गई तो आपका पैर भी रेस्ट में आ गया, लेकिन आपकी जो ऊपर की बॉडी थी वो मोशन में थी। तो जब अचानक से ब्रेक लगता है कि आपका पैर तो रेस्ट में आ जाता है, फिर ऊपर की बॉडी क्या मोशन में रहती है, जिसकी वजह से आप ऐसा आगे की तरफ ऐसा झुक जाते हो, आप गिर पड़ते हो। तो पहले क्या हो रहा है, इनर्शिया और रेस्ट में क्या था, जब बस स्टार्ट हो रही थी सडनली तो आप ऐसे पीछे की तरफ गिर पड़ रहे थे। और जब इनर्शिया और मोशन में आ रहा है, तो जब बस अचानक से रुक रही है तो आप सामने की तरफ, फॉरवर्ड तरफ आप गिर रहे हो। ये है अपने जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो हम इस वीडियो को तो पूरा कवर नहीं कर सकते, हम बस समझने के लिए एक कंसेप्ट बता दिए हैं, अब इतना काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है डेली लाइफ में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो भी माइक्रो स्केल पे जो भी चीज़ें होती रहती हैं, सब क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता ही रहता है उस पर। जैसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था।
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरीश फिजिक्स एकेडमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोस। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, भूलिएगा मत,